हेलो दोस्तों, नमस्कार। पेडागोजी ऑफ सोशल स्टडीज के अंदर हमारा आज का विषय है सामाजिक विज्ञान में मापन तथा मूल्यांकन। सामाजिक विज्ञान में या सामाजिक विषय में जो हम मापन और मूल्यांकन करते हैं वो कैसे करते हैं। तो इससे पहले कि हम सामाजिक विज्ञान में मापन और मूल्यांकन के बारे में जानें, हमें ये जानना जरूरी है कि मापन क्या है और मूल्यांकन क्या है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य है वो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है, ऑलराउंड डेवलपमेंट करना है। ठीक है ना। तो मापन और मूल्यांकन के द्वारा हम व्यक्ति के विकास की जो विभिन्न पक्ष हैं उन पक्षों के जो हमने उद्देश्य निर्धारित किए हैं उन उद्देश्यों के अचीवमेंट के बारे में पता लगाते हैं और उनकी प्रभावशीलता का मूल्य निर्धारण करते हैं, यानी उनको वैल्यू प्रदान करते हैं। ठीक है। तो जब हम मापन और मूल्यांकन की बात करते हैं तो सामान्यतः हमें इन्हें शैक्षिक उद्देश्यों के संदर्भ में देखना चाहिए कि जो शैक्षिक उद्देश्य हमने अपनी प्रक्रिया के प्रारंभ में निर्धारित किए थे, क्या हम उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हुए हैं। ठीक है। सामान्यतः जो आपका मापन या मूल्यांकन होता है, जो मेजरमेंट या एवेल्यूशन होता है, उसके द्वारा उपलब्धि तथा प्रभावशीलता का पता लगाया जाता है। उपलब्धि यानी अचीवमेंट और प्रभावशीलता यानी इफेक्टिवनेस। उपलब्धि किसकी? उपलब्धि छात्रों की, उपलब्धि अध्यापक की और उपलब्धि प्रशासक की, यानी जो हमारा मैनेजमेंट है उसकी। यानी जो प्रक्रिया हमने अपनाई उस प्रक्रिया को अपनाने के बाद हमारे छात्रों की, हमारे अध्यापकों की और हमारे प्रशासकों की यानी एडमिनिस्ट्रेटर्स की जो है उपलब्धि क्या है। और प्रभावशीलता यानी इफेक्टिवनेस किसकी? जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमने जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया था, अनुभवों के लिए हमने जिन विधियों और प्रविधियों का चयन किया था और जो सामग्री हमने अपने शिक्षण अधिगम के दौरान प्रयोग की वो कितने प्रभावशाली हैं। तो मापन और मूल्यांकन के द्वारा सामान्यतः उपलब्धि और प्रभावशीलता का पता लगाया जाता है। अब हम जानेंगे कि मापन क्या है, यानी मेजरमेंट क्या है और इवैल्यूएशन क्या है। कई बार जो है मापन और मूल्यांकन को समानार्थक शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये दोनों जो शब्द हैं इनमें बड़ा अंतर है। ठीक है। तो जो आपका मापन है, सबसे पहला जो कंसेप्ट इसमें है मापन यानी मेजरमेंट का, तो मापन एक परिमाणात्मक अवधारणा है, यानी एक क्वांटिटी प्रोसेस है। ठीक है। और इस प्रक्रिया के द्वारा यानी मापन की प्रक्रिया के द्वारा हम वस्तुओं, पदार्थों और जीवों की भौतिक और व्यावहारिक गुणों का पता लगाते हैं। भौतिक और व्यावहारिक विशेषताओं का क्या लगाते हैं? पता लगाते हैं। ठीक है। अब भौतिक गुण मतलब जैसे हम व्यक्ति के संबंध में देखें तो जैसे किसी की लंबाई है, किसी का भार है, तो ये भौतिक गुण है। और ये जो भौतिक गुण है और व्यवहारिक गुण में जैसे सामान्य तो आपकी आदतें होगी, आपकी सोचने विचारने की क्षमता होगी, वो आपके क्या है? व्यवहारिक गुण है। अब जो ये मापन होता है, मापन में जैसे हम कह रहे हैं मापन को हम दो भागों में बांटते हैं। ये जो मेजरमेंट होता है दो प्रकार का होता है। पहला होता है भौतिक मापन यानी फिजिकल मेजरमेंट। फिजिकल मेजरमेंट में क्या होता है कि किसी भी भौतिक इकाई का हम प्रत्यक्ष रूप से मापन करते हैं। प्रत्यक्ष रूप से मापन, जैसे मैं कह रहा हूं कि जैसे भार और लंबाई है, ये भौतिक गुण है। ठीक है। तो भार और लंबाई की आप प्रत्यक्ष रूप से मापन करते हैं। यदि आप जो है किसी के भार को माप रहे हैं तो आपको उसको तराजू के सामने ले जाके और उसको आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। आप लंबाई, तो आप जो है लंबाई का जो भी मापक है उसके द्वारा आप उसको प्रत्यक्ष रूप से मापेंगे। ठीक है। तो इसमें क्या होती है, जो ये भौतिक मापन की इकाई है या भौतिक प्रकार का मापन है, इसमें मापन की इकाई निश्चित होती है। जैसे जो है भार के लिए आपका किलोग्राम है और आपका जो है लंबाई के लिए सेंटीमीटर है, या आपका जो है टेम्परेचर के लिए सेंटीग्रेड है, फ़ारेनहाइट है। तो इस प्रकार की इकाइयां पहले से क्या होती है? निर्धारित होती है। तो इसे कहते हैं हम भौतिक मापन। दूसरा आपका है व्यवहारिक मापन। जो व्यवहारिक मापन होता है, व्यवहारिक मापन के द्वारा हम व्यक्ति के व्यवहारिक गुणों का क्या करते हैं? मापन करते हैं। जैसे बुद्धि है, संवेगात्मकता है, आपका जो है या सृजनात्मकता है, तो ये जो है व्यवहारिक गुण है।
और इन व्यवहारिक गुणों को मापने की कोई इकाई नहीं होती है। जैसे यहाँ पे किलोग्राम है या सेंटीमीटर है, तो व्यवहारिक गुणों को मापने की कोई क्या नहीं होती है, इकाई नहीं होती। इसलिए ये जो मापन होता है ये अप्रत्यक्ष होता है। इसमें जो है हम जो है मापन की प्रक्रिया के दौरान अंकों का जो है गणितीय और सांख्यिकीय विश्लेषण करते हैं और उसके आधार पर क्या करते हैं, हम डिसीजन निकालते हैं। ठीक है। अब बेसिकली जो भौतिक और व्यवहारिक मापन है उसमें अंतर क्या है कि भौतिक मापन के अंदर हम जिस चीज को माप रहे हैं हम उसी चीज को प्राप्त कर लेते हैं। यदि किसी के भार को माप रहे हैं तो भार को मापने के दौरान हमें लंबाई का पता नहीं चलता, या लंबाई को मापने के दौरान हमें भार का पता नहीं चलता। जबकि जो व्यवहारिक मापन होता है तो उसमें एक चीज के मापन के दौरान कई बार आपको दूसरी चीज का भी क्या चल जाता है, पता चल जाता है। ठीक है। अब जैसे जो है आप माना जो है आप रीजनिंग पावर को मेजर कर रहे हैं। ठीक है। रीजनिंग पावर जो आपकी है उसको मेजर कर रहे हैं, यानी तर्क क्षमता को आप मेजर कर रहे हैं। तो तर्क क्षमता को मेजर करते करते जो है आपको जो है बच्चे की बुद्धि का भी क्या चल जाता है, पता चल जाता है। क्योंकि जो है तर्क क्षमता जो है बुद्धि का ही एक क्या है, ट्रेट है, उसका एक गुण है या उसका जो है एक पहलू है। ठीक है। तो व्यवहारिक मापन में क्या होता है कि एक प्रश्न के द्वारा या एक मापन के द्वारा एक से ज्यादा चीजों का पता हमें चल जाता है। तो ये हो गया आपका भौतिक मापन, ये हो गया व्यवहारिक मापन। अब इसमें दूसरा कंसेप्ट है मूल्यांकन, यानी इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या है? इवैल्यूएशन जो है, जैसे हम कह रहे हैं कि मापन एक परिमाणात्मक यानी क्वांटिटेटिव प्रोसेस है। ठीक है। उसके इतर जो मूल्यांकन आपका होता है वो गुणात्मक भी होता है और परिमाणात्मक भी होता है, यानी क्वालिटेटिव भी होता है और क्वांटिटेटिव भी होता है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में आप थोड़ा अंतर समझ जाइए कि जैसे हम कहते हैं कि विकास और वृद्धि। ठीक है। तो वृद्धि क्या है? वृद्धि मतलब जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से माप पा रहे हैं वो जो है क्वांटिटेटिव है, और जो आपका विकास है वो क्वालिटेटिव है। ठीक है। तो जो मूल्यांकन होता है वो गुणात्मक भी होता है और परिमाणात्मक भी होता है। और जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है वो मापन की प्रक्रिया से व्यापक होती है और निरंतर होती, कंटिन्यूअस होती है। यानी किसी भी प्रक्रिया में जो मूल्यांकन है वो हमेशा चलता रहता है। और मूल्यांकन ही जो है एक ऐसी विधा है जिसके द्वारा हम अपने गुण दोषों का पता लगाकर आगे जो है उसमें सुधार कर जो है विकास के मार्ग पे आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है। तो ये आपका मूल्यांकन हो गया। अब जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन बराबर होता है मापन धन मूल्य निर्धारण। मूल्यांकन, मूल्य का अंकन, मूल्य का अंकन मतलब किसी चीज की वैल्यू कितनी है उसका पता लगाना। ठीक है। तो मापन इज इक्वल टू मूल्यांकन इज इक्वल टू मापन प्लस मूल्य निर्धारण। यानी अब इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि जो आपका मूल्यांकन है उसमें मापन भी आपका आ जा रहा है और उसमें जो है मूल्य निर्धारण भी आपका आ जा रहा है। जो मापन है, ठीक है, वो क्वांटिटेटिव होता है और जो मूल्य निर्धारण यानी वैल्यू जजमेंट है वो क्वालिटेटिव होता है। ठीक है। तो इस प्रकार हम जो है इस चीज से समझ सकते हैं कि मूल्यांकन आपका क्वांटिटेटिव भी है और मूल्यांकन क्या है, क्वालिटेटिव भी है। ठीक है। अब जो है इतनी चीज समझने के बाद अब हम मापन और मूल्यांकन में क्या कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं। तो जो बेसिक अंतर मापन और मूल्यांकन में हो गया, जैसे मैंने आपको बताया कि मापन क्वांटिटेटिव होता है, मूल्यांकन क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होता है। ये जो मूल्यांकन है ये व्यापक और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि जो है जो मापन होता है, मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि जो मापन होता है, मापन को किसी निश्चित उद्देश्य के लिए जो है मतलब ये छोटी प्रक्रिया है। छोटी प्रक्रिया इसलिए है कि मापन मूल्यांकन के अंदर ही समाहित होता है। दूसरी बात क्या है, जो मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन में आपका जो है निदान भी आता है और उपचार भी आता है, जबकि मापन के अंदर जो है आपका सिर्फ निदान यानी हम आंकड़ों के द्वारा ये पता लगाते हैं कि ठीक है इसमें ये कमी है, लेकिन मापन में ये नहीं बताया जाता है कि इस कमी को दूर कैसे किया जाता है, वो मूल्यांकन में बताया जाता है। ठीक। तो ये बेसिक अंतर आपका जो है मापन और मूल्यांकन में है। अब मूल्यांकन के चरण यानी इसके जो स्टेप्स हैं वो क्या क्या हैं, तो सबसे पहले है शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण। हम शैक्षिक मूल्यांकन की बात कर रहे हैं। तो शैक्षिक मूल्यांकन का जो पहला चरण है वो आपका है शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण। आप
जब बच्चे का मूल्यांकन करते हैं, आप पूरी प्रक्रिया का मूल्यांकन करते हैं, शिक्षण व्यवस्था का मूल्यांकन करते हैं, तो वो शिक्षण के उद्देश्यों के आधार पे करते हैं। ठीक है, तो शिक्षण के विभिन्न पक्षों के उद्देश्य, ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य, भावात्मक पक्ष के उद्देश्य और क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्य, यानी सर्वांगीण विकास के लिए आपने जो अलग अलग स्तरों पे जो उद्देश्य निर्धारित किए हैं, ठीक है, उन उद्देश्यों का आप क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। उसके बाद अधिगम अनुभवों का चयन वो आयोजन। इन उद्देश्यों को जो आपने निर्धारित किए हैं, इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अनुभव की एक प्रक्रिया का आयोजन करना पड़ेगा। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जब तक आप बच्चों को अनुभव नहीं देंगे तब तक उनके व्यवहार में वास्तविक परिवर्तन नहीं आएगा। और अनुभव आपको कैसे देना, कॉन्क्रीट रियलिस्टिक प्रकार के आपको क्या देना, उन्हें अनुभव देना। ठीक, तो दूसरे स्टेप में आप क्या करते हैं कि अनुभवों का चयन करते हैं। अनुभवों का चयन मतलब इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आपके कंटेंट्स क्या होंगी, आपकी जो है शिक्षण विधियां क्या होंगी, आपकी सहायक सामग्री क्या होगी। तो इनके द्वारा आप बच्चे को क्या देते हैं, अनुभव देते हैं। तो अनुभवों का चयन आप करते हैं और उनका आयोजन करते हैं, यानी उनका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। और तीसरा आपका है व्यवहार परिवर्तन व अधिगम का मूल्यांकन। जो आपने अनुभवों की प्रक्रिया आयोजित की है, इन अनुभवों, जो अनुभव आपने अपने बच्चों को दिया है, इन अनुभवों को देने के बाद आपके बच्चों में वास्तविक परिवर्तन क्या आया है, व्यवहारगत परिवर्तन, यानी द बिहेवियरल चेंज विच यू जनरली कैन सी। आप जो जनरली उनके व्यवहार में परिवर्तन देख सकते हैं, तो वो परिवर्तन क्या आया है। ठीक है, तो ये जो है आप उनका मूल्यांकन करते हैं। तो सामान्यतः जो है इन 3 स्टेप्स को आप जो है मूल्यांकन की प्रक्रिया में फॉलो करते हैं। उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, अनुभवों का चयन करते हैं और उनका आयोजन करते हैं, और व्यवहार परिवर्तन वो अधिगम का मूल्यांकन करते हैं। Now the question is that what is the importance of evaluation? हम इवेल्युएशन क्यों करते हैं? ठीक है, तो यदि हम शिक्षा के संदर्भ में बात करें तो सबसे पहले है उपलब्धि का ज्ञान। जैसे कि हम आपको पहले भी बता रहे थे, किसकी उपलब्धि, छात्र की उपलब्धि, अध्यापक की उपलब्धि, प्रशासक की उपलब्धि। प्रशासक ने जो शिक्षा व्यवस्था बनाई, प्रशासक ने जिन मानदंडों को निर्धारित किया, उनकी उपलब्धि क्या है। अध्यापक ने जिन विधियों का प्रयोग किया टीचिंग के दौरान, अध्यापक ने अनुभवों को आयोजित करने के लिए जो जो क्रिया की, उनकी उपलब्धि क्या है। और इन प्रक्रियाओं को आयोजित करने के बाद जो अनुभव विद्यार्थी को प्रदान किए गए, उन अनुभवों के बाद विद्यार्थी की उपलब्धि क्या है। तो सबसे पहले जो है मापन और मूल्यांकन का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो होता है उपलब्धि का ज्ञान, यानी नॉलेज ऑफ अचीवमेंट। सेकेंड वन इज शिक्षण विधियों में सुधार और परिवर्तन। जब हम शिक्षण अधिगम की बात करते हैं तो वहां पे शिक्षण विधियों, प्रविधियों और जो है कुछ जो है सूत्रों का हम प्रयोग करते हैं, कुछ स्ट्रेटजीज का हम प्रयोग करते हैं। तो जब हम मूल्यांकन करते हैं, मापन करते हैं, तो उसके बाद हमें पता चलता है कि हमारी शिक्षण विधियों में ये कमियां हैं, इनको ऐसे सुधार करना है या इनमें ऐसे परिवर्तन करना है। या जैसे हमारा ये माना कोई हमारा एक कंटेंट है, तो इस कंटेंट को पिछली बार हमने इस विधि से पढ़ाया था तो छात्रों की उपलब्धि ये रही, अब जो है इस विधि से पढ़ाने पे जो है उपलब्धि ये है। ठीक है, तो दोनों का हम कंपैरिजन करेंगे और जो ज्यादा प्रभावशाली होगी हम उस विधि का क्या करेंगे, चयन करेंगे। तो ये मापन और मूल्यांकन के बाद ही क्या होता है, संभव होता है। छात्रों का ज्ञान, मापन और मूल्यांकन के द्वारा जो छात्रों के का जो इंडिविजुअल डिफरेंस है, उनकी बुद्धि, उनकी रुचि, उनकी योग्यता, क्षमता, अलग अलग प्रकार के जो उनमें डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो मूल्यांकन के द्वारा हमें छात्रों के बारे में जानने का अवसर प्राप्त होता है। अभिप्रेरणा व पृष्ठपोषण, जब हम मूल्यांकन करते हैं तो मूल्यांकन के द्वारा हमें अपनी अच्छाइयों का भी पता चलता है, अपने गुणों का भी पता चलता है और अपने दोषों का भी पता चलता है। तो जहाँ पे हमारी अच्छाइयाँ हैं, हमारे गुण हैं, तो वहाँ पे हम अभिप्रेरित होते हैं, और जहाँ पे हमें कुछ सुधार की गुंजाइश है वहाँ पे हमें फीडबैक मिलता है। तो इससे हम अपनी प्रक्रिया को, अपनी चीजों को और बेहतर बनाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। नेक्स्ट वन इज शैक्षिक समस्याओं का निदान। जो हमारी एजुकेशनल प्रॉब्लम्स है विभिन्न स्तर पे, वो चाहे छात्र के स्तर पे है, चाहे प्रशासक के स्तर पे है, आपका चाहे अध्यापक के स्तर पे है, चाहे समाज के स्तर पे, किसी भी स्तर पे कोई शैक्षिक समस्या है,
ठीक है। तो मापन और मूल्यांकन के द्वारा हम शैक्षिक समस्याओं का निदान यानी डायग्नोस हम कर पाते हैं, और उसके बाद जो है डायग्नोस करके हम क्या करते हैं, उसमें सुधार करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन इज पाठ्यक्रम में सुधार तथा परिवर्तन। जब हम मूल्यांकन करते हैं तो मूल्यांकन की बाद में हमने आपको बताया कि हम अधिगम अनुभवों का चयन करते हैं। ठीक है। बच्चों को अधिगम अनुभव प्रदान करने के लिए हम कुछ निश्चित पाठ्य वस्तु रखते हैं, कुछ कंटेंट्स को रखते हैं, कुछ एक पाठ्यक्रम को हम फ्रेम करते हैं, डिजाइन करते हैं। ठीक है। तो जब हम मूल्यांकन करते हैं तो हमें यह पता चल जाता है कि द करिकुलम विच वी हैव डिजाइन इज इफेक्टिव और नॉट। समझ रहे? तो हमें जो है यदि हमें ऐसा लग रहा है कि पाठ्यक्रम में कुछ कमी है या इस पाठ्यक्रम के द्वारा हम अपने निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं प्रभावशीलता के साथ, तो हम उसमें सुधार करते हैं या उसे चेंज कर देते हैं। एंड लास्ट वन इज शैक्षिक निर्णयों का निर्माण। हम जो है शिक्षा के बारे में, शिक्षा प्रक्रिया के बारे में, शिक्षण विधियों के बारे में, कंटेंट्स के बारे में डिसीजन लेते हैं कि टीचर की ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए, पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए, प्रधानाचार्य अध्यापक के अंदर ऐसे गुण होने चाहिए, छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा कंक्रीट एक्सपीरियंस देने के लिए हमें इन क्रियाओं को शामिल करना। तो इस प्रकार से जो है हम डिसीजन मेकिंग के बिंदु पे आ जाते हैं, यानी कंक्लूजन के बिंदु पे आ जाते हैं। और जब हम डिसीजन मेकिंग करते हैं तो डिसीजन मेकिंग जो है हम किसके लिए करते हैं, अपनी शिक्षा व्यवस्था को और शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए करते हैं। तो आज के लिए थैंक यू।